एक्सरसाइज 6 के इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था आनुवांशिक पदार्थ। तो पिछले क्लास में आपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा, लेकिन इसकी खोज कैसे हुई, इसी का एक रहस्य के बारे में बताऊं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज अलग अलग प्रयोग द्वारा अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अपने प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ साबित करने की कोशिश किया। तो पहला जो प्रयोग था ग्रिफिथ साहब का था। किनका? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, सिंपल सा इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। एक्चुअली 1928 ईस्वी में कहा जाता है, ग्रिफिथ साहब ने निमोनिया एक बीमारी होता है, आप जानते होंगे। निमोनिया रोग को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके बारे में इन्होंने देखा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन्होंने क्या किया, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया, इनका 2 स्ट्रेन तैयार किया, 2 प्रभेद तैयार किया। कैसे वो उत्पन्न करता उसकी जानकारी के लिए उसी से इन्होंने पता करने की कोशिश किया आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है या नहीं, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जाता है या नहीं। लेकिन ये आनुवांशिक पदार्थ कौन सा ये बताने में असमर्थ रहे। अपने प्रयोग द्वारा सिर्फ इतना साबित कर सका ये कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह एक से दूसरे में स्थानांतरण रूपांतरण होता है या नहीं। तो वही मैं आपको प्रयोग द्वारा, इनके प्रयोग द्वारा समझाना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, अगर गौर कीजिए। प्रभेद के बारे में मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एक प्रभेद मैंने लिखा एस प्रभेद। इसका मतलब एस फॉर स्मूथ यानी चिकना। तो सिंपल सा आप कहते हैं इस तरह के प्रभेद में इसका जो बाहरी सतह होगा वह स्मूथ होगा, चिकना होगा। दूसरा चीज, चिकना किसके कारण? पॉलीसेकेराइड का इस पर आवरण होगा, ध्यान रखेंगे, पॉलीसेकेराइड का आवरण होगा। और तीसरा चीज, यह जो प्रभेद है यह हानिकारक, रोगकारक, पैथोजन जो भी कहिए, यानी इससे संक्रमण उत्पन्न होता है, यानी यह संक्रमित कर सकता है, किसी को संक्रमण उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होती है। इस तरह से इसको एस प्रभेद कहा गया। दूसरा एक और प्रभेद तैयार किया गया, उसका नाम था आर प्रभेद। जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। नाम से पता चला आर फॉर रफ। इनका बाहरी सतह जो होगा वह खुरदुरी होगा, रफ खुरदुरा सतह होगा, जिस पर पॉलीसेकेराइड का आवरण नहीं होगा और ये किसी भी प्रकार का रोग संक्रमण उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता। इस तरह दोनों प्रभेद का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया? चूहा पर किया। और चूहा को इन्होंने देखा किस प्रभेद से क्या होता है, इसके आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग साबित किया। आइए मैं प्रयोग का डिटेल्स बताऊं। आइए मैं प्रयोग के द्वारा मैं ये बताना चाह रहा था, ग्रिफिथ साहब ने अलग अलग जो प्रभेद तैयार किया एस और आर, दोनों को अलग अलग बारी चूहा में प्रवेश कराकर उन्होंने देखना चाहा क्या होता है। जैसे एस प्रभेद को जीवित चूहा में प्रवेश कराया तो देखा चूहा मर गया। क्या हो गया बाबू? चूहा मर गया, क्योंकि एस जानते हैं वायरुलेंट था और संक्रमण उत्पन्न किया, चूहा बेचारा मर गया। दूसरे चूहा में आर प्रभेद को इंजर्ट किया। दूसरे चूहा में क्या किया? आर इंजर्ट किया, आर प्रभेद को। जैसे ही आर को प्रभेद किया ये देखा नहीं मरा, उछलता रहा, जीवित रहा। तो फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही जीवित है ये मर गया, तो जैसे एस प्रभेद को फिर इन्होंने एक बार और ट्राई किया, लेकिन ट्राई किया ताप पर, गर्म कर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया इस प्रभेद को, और उस गर्म किया हुआ इस प्रभेद को जैसे ही चूहा में प्रवेश कराया, देखा चूहा नहीं मरा, जीवित रहा। आश्चर्य की बात है। ऊपर देखा एस प्रभेद मर गया, लेकिन जैसे हिट करके डाला चूहा जीवित रहा। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ये जो ताप गर्म किया हुआ गर्म एस प्रभेद और इस स्ट्रेन को आर प्रभेद दोनों को मिक्स कर दिया, मिश्रण तैयार किया। और इस मिश्रण को जैसे ही चूहा में प्रवेश कराया, देखा चूहा मर गया। इसी को इन्होंने आधार बना लिया। आखिर एस प्रवेश से मर जाता था, यहाँ पे नहीं मरा, आर प्रवेश से नहीं मरता था, यहाँ पर मर गया। तो फिर इन्होंने कहा ऐसा हुआ क्यों? इसी पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। एस प्रभेद में
जो आनुवांशिक पदार्थ था, जो रूपांतरित करने वाला कारक था, जो मारने वाला कारक था, जो उसमें एक स्थान से स्थान जाने वाला कारक था, उसको जब हिट किया गया वह निष्क्रिय हो गया। लेकिन जब निष्क्रिय वाले एस प्रभेद को जैसे आर प्रभेद के साथ मिश्रण किया गया, ये तो इनएक्टिव में एक्टिव रूप था, इस इनएक्टिव से इसमें जैसे ही वो कारक आया वह एक्टिव कर दिया, आर प्रभेद को चेंज किया एस प्रभेद में, और फिर ये अपना रूप लेकर के चूहा में गया तो चूहा को मार दिया। इसी आधार पर इन्होंने कहा आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जो कि यहाँ से एस से आर में गया, क्योंकि आर से नहीं मरा था, आर से जीवित रहा था, एस से मरा था। यहाँ पे एस को निष्क्रिय किया गया, लेकिन जैसे आर को जोड़ा गया तो मर गया। स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रमाणित किया एस प्रभेद से आर प्रभेद में रूपांतरित करने वाला कारक जो गया वह कुछ और नहीं बल्कि आनुवांशिक पदार्थ था, जिसका चूहा मर गया। ये आधार के कारण इस प्रयोग से सिर्फ एक ही चीज प्रमाणित हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, रूपांतरित करने की क्षमता है, लेकिन है कौन आनुवांशिक पदार्थ ये पता इन्होंने नहीं किया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया। मैं बात कर रहा था, एक तो मैंने प्रयोग बताया आपको ग्रिफिथ का, दूसरा मैं बता रहा हूं रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। एक्चुअली 3 साइंटिस्ट 1944 में मैकएवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी 3 साइंटिस्ट आए, तीनों ने मिलकर के जो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग था उसी को आगे बढ़ाया, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ का खोज कैसे हुई। सिर्फ इतना पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ कोई होता है जो किसी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। इसी रूपांतरण को ये आगे बढ़ाए। कौन तीनों साहब? एवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी 1944 में। इन्होंने क्या किया, एस जीवाणु से रूपांतरित कारक को आर जीवाणु में पहुंचने से पहले इन्होंने चाहा कि ऐसा कौन सा कारक है जो अगर नहीं पहुंचे तो आर नहीं होगा रूपांतरित, आर प्रभेद होगा। तो उसके लिए इन्होंने 3 चीज उठाया। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम को बनाया, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम का प्रोटीएजेस। एक आरएनए पाचक एंजाइम को इन्होंने नाम दिया आरएनएज। ऐसे ही डीएनए पाचक एंजाइम का नाम दिया डीएनएज। पाचक एंजाइम जो उसको पचा सकता है, प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीएजेस, आरएनए को पचाने वाला आरएनएज, डीएनए को पचाने वाला डीएनएज। इन तीनों को इन्होंने बारी बारी इस्तेमाल किया। किस तरह के प्रयोग में? रूपांतरण के प्रयोग में। कहां से कहां? जब एस से आर प्रभेद का रूपांतरण हो रहा था। इस रूपांतरण में अगर देखा जाए प्रोटीन, जिस समय क्रिया हो रही थी रूपांतरण का, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज को जब उस रूपांतरण के क्रम में डाला, देखा प्रोटीएज को डाला लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और इसका रूपांतरण हो गया, यानी एस का आर का रूपांतरण हो गया। अर्थात प्रोटीन पचने के बावजूद भी कोई ऐसा कारक है जो पहुंच गया, अर्थात प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। फिर दूसरे क्रम में क्या किया इन्होंने? आरएनएज एंजाइम को डाला। किसमें? एस से आर के रूपांतरण में। लेकिन देखा एस से आर के प्रभेद का रूपांतरण जो हो रहा था आरएनएज डालने पर भी नहीं रुका, अर्थात आरएनए का पाचन किया, यानी कि इस दोनों के पाचन होने के बावजूद भी कोई ऐसा कारक है जो कि जा रहा है, यानी कि प्रोटीन और आरएनए ये दोनों तो आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकते। फिर देखा क्या, जैसे ही डीएनएज को डाला एस से आर के रूपांतरण में, वैसे ही रूपांतरण रुक गया, अर्थात एस से जाने वाला रूपांतरण कारक डीएनए है जो कि आर प्रभेद को रूपांतरित कर रहा था, क्योंकि जैसे ही डीएनएज गया वह पच गया, डीएनएज और नहीं जा सका, जिस कारण आर प्रभेद का रूपांतरण नहीं हुआ। अर्थात इनके द्वारा, किसके द्वारा? एवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी, इन तीनों के द्वारा प्रमाणित किया गया डीएनए ही रूपांतरित कारक है, अर्थात डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ये प्रूव किया। लेकिन अभी इतना पूरी तरीके से, इतने प्रमाण से पूरी तरीके से पूरा संतुष्टि नहीं मिला। फिर एक साहब आए, उन्होंने अपना प्रयोग द्वारा साबित किया। आइए मैं बात करूं, एक और भी प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया, सी नंबर, हर्शे एवं चेज का प्रयोग। कहा जाता है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, ये दोनों साइंटिस्ट 1952 ईस्वी में इन्होंने एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज और जीवाणु बैक्टीरिया इकोलाई, इन दोनों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले आप जानते हो वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज जो खतरनाक वायरस है, इसका मेनली रूप से आधार जो नाम दिया गया इसलिए क्योंकि ऐसा वायरस है ये जीवाणु के ऊपर परजीवी के रूप में आता है, जीवाणु के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, इससे इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और इसका और जीवाणु का रिलेशन होने के कारण इन दोनों साइंटिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया। क्या किया?
विषाणु के वृद्धि यानी वायरस के वृद्धि के लिए दो माध्यम इन्होंने पहले तैयार किया। एक उन्होंने आइसोटोप लिया सल्फर का H35 और एक आइसोटोप लिया फास्फोरस का P32। दोनों आइसोटोप के माध्यम से दो माध्यम तैयार किया, एक सल्फर माध्यम और एक फास्फोरस माध्यम, जिसको आप कह सकते हैं विकिरण सल्फर माध्यम और विकिरण फास्फोरस माध्यम। दोनों माध्यम में अलग अलग दो तरह के बैक्टीरियोफेज को सक्रिय किया गया, उसको वृद्धि कराया गया। देखा क्या, सल्फर वाले माध्यम विकिरण सल्फर वाले माध्यम में जिस विषाणु को सक्रिय किया गया उस वायरस में गौर करेंगे, उस वायरस में डीएनए सक्रिय नहीं रहा, विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। आप क्या पूछेंगे, आखिर डीएनए सक्रिय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जानते हो डीएनए में कहीं पर भी आपने पढ़ा सल्फर नहीं था। जब सल्फर था ही नहीं, आइसोटोप उससे जुड़ेगा नहीं, तो फिर ये सक्रियता नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन सक्रिय था। कौन सक्रिय था? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो बिना सल्फर का बन ही नहीं सकता। दूसरा चीज, विकिरण सक्रिय फास्फोरस में जब वायरस को बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया, वृद्धि किया गया, इसमें देखा डीएनए विकिरण सक्रिय पाया गया। क्यों? क्योंकि फास्फोरस तो डीएनए में होता है, इसमें फास्फोरस का आइसोटोप इसमें जाकर जुड़ गया डीएनए के साथ और डीएनए को विकिरण सक्रिय बना दिया गया। उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, बारी बारी से पहले प्रोटीन सक्रिय वाला और फिर डीएनए सक्रिय वाला, दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया पर अटैक करवाया, क्योंकि आप जानते हो परजीवी के रूप में पाया जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। जैसे ही प्रोटीन सक्रिय वाला वायरस को जीवाणु पर अटैक किया गया, उस पर आक्रमण किया गया, तो देखा क्या, प्रोटीन सक्रिय वाला गया जीवाणु पर, लेकिन यहाँ पर डीएनए सक्रिय नहीं था, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की सक्रियता नजर नहीं आई, यानी जीवाणु डीएनए सक्रिय नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही इस वायरस को, जो डीएनए विकिरण सक्रिय है, जैसे ही आपके बैक्टीरिया पर इसको अटैक कराया गया, देखा बैक्टीरिया डीएनए सक्रिय हो गया, डीएनए विकिरण सक्रिय हो गया, सक्रिय हो गया। अर्थात डीएनए से, अर्थात वायरस से, विषाणु बैक्टीरियोफेज से जीवाणु में जाने वाला कौन सा पदार्थ था? डीएनए। अतः डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। मेंडल के आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। किसने प्रूफ किया? हर्शे और चेज ने, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर चीजों का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे माना गया और आज हम लोग डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डीएनए का एप्लीकेशन मेथड बताऊंगा।